Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Lohia College Churu. I am Dr. Sunita Mena, Assistant Professor English. In today's session, we are going to discuss the summary of Oliver Twist of chapter 5 to 8. In the morning, no Claypole, Mr. Sowerberry's apprentice, wakes Oliver. No and Charlotte, the maid, taunt Oliver during breakfast. मिस्टर सोअरबेरी का जो अप्रेंटिस है उसको जगाते हैं कौन है? ओलिवर। ओलिवर मिस्टर सोअरबेरी के अंडरटेकिंग में चला गया आप, और नो क्लेपॉल जो कि वहाँ की मेड है वो उसे जगाती है। ओलिवर accompanies सोअरबेरी टू प्रिपेयर फॉर अ पॉपर्स बरियल। ओलिवर पॉपर के बरियल के लिए सोअरबेरी के साथ जाता है। द हस्बैंड ऑफ द डिसीज्ड डिलीवर्स अ टीयरफुल टायरेड अगेंस्ट हिज वाइफ्स डेथ। She has starved to death, and although he once tried to beg for her, the authorities sent him to prison for the offense. The dead woman's mother begs for some bread and a cloak to wear for the funeral. जो हस्बैंड है, जिस औरत के बरियल में ओलिवर गया सोअरबेरी के साथ में, उसकी वाइफ की डेथ किससे हुई? स्टारवेशन से, भूखे मरने के कारण। ऑल्दो ही वंस ट्राइड टू बेग फॉर हर, द अथॉरिटी सेंट हिम टू प्रिजन। उसने अपनी पत्नी के लिए, उसे बचाने के लिए अथॉरिटीज से खाना मांगा, जिसके कारण उसे जेल भेज दिया गया। The dead woman's mother begs for some bread and a cloak to wear for the funeral. Dead woman की जो मदर है वो भीख मांगती है कि उसे कुछ ब्रेड और एक क्लॉक पहनने के लिए दे दिया जाए फ्यूनरल के लिए। At the graveyard before the funeral, some ragged boys jump back and forth over the coffin to amuse themselves. Mr. Bumble beats a few of the boys. The clergyman performs the service in 4 minutes. Mr. Bumble quickly ushers the grieving family out of the cemetery, and Mr. Sowerberry takes the clock away from the dead woman's mother. Oliver decides that he is not at all fond of the undertaking business. अब देखो कितनी ख़राब कंडीशंस थी वहाँ पे। मिस्टर बम्बल जो कि पैरिश बिडल है, वो हालांकि जो बच्चे आगे पीछे घूम रहे थे कॉफिन के, उनको भगाया उसने। क्लर्जीमैन ने 4 मिनट के अंदर ही फ्यूनरल जो राइट्स थी उनको परफॉर्म कर दिया, और जो फैमिली है उसको भी बस थोड़ी ही देर में बाहर धकेल दिया गया। जाने से पहले मिस्टर सोअरबेरी ने उस वुमन से, डेड वुमन की मदर से, वो क्लॉक वापस ले लिया जो कि उसने उसे दिया था। A measles epidemic arrives and Oliver gains extensive experience in undertaking. His master dresses him well so that he can march in the processions. Oliver notes that the relatives of deceased, wealthy, elderly people quickly overcome their grief after the funeral. मीजल्स एपिडेमिक वहाँ पे फैली हुई थी, और ओलिवर को बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करके जो है मिस्टर सोअरबेरी भेजता था प्रोसेशंस में। ओलिवर ने नोटिस किया जो वेल्दी लोग हैं वो जल्दी भूल जाते हैं अपने जो नियर एंड डियर वन है उनकी डेथ को। नो बिकम्स इंक्रीजिंगली जेलस ऑफ ओलिवर्स स्पीडी एडवांसमेंट। नो जेलस हो जाता है उस ओलिवर के एडवांसमेंट से, प्रगति से।
One day he insults Oliver's dead mother. एक दिन वो ओलिवर की डेड मदर को भला बुरा कहता है. Oliver attacks him in a fit of rage. ओलिवर गुस्से से उस पर अटैक कर देता है. चार्लोट एंड मिसेस सॉवरबेरी रश टू नोज एड. और चार्लोट और मिसेस सोवरबेरी है वो भाग दौड़ती हैं नो क्लेपोल की हेल्प के लिए. एंड द थ्री ऑफ देम बीट ओलिवर एंड लॉक हिम इन द सेलर. और तीनों की तीनों ओलिवर को मारती हैं, उसे लॉक कर देती हैं. नो रशेस टू फैच मिस्टर बम्बल, sobbing so that his injuries from his confrontation with Oliver appear much worse than they are. रश करके जाती है, सॉबिंग से सकता है नो, ताकि उसकी जो इंजरीज हैं और भी ज़्यादा मतलब कि वर्स दिखें. मिस्टर बम्बल इन्फॉर्म मिसेस सोवरबेरी दैट फीडिंग मीट टू ओलिवर गिव्स हिम मोर स्पिरिट दैन इज़ अप्रोप्रिएट टू हिज स्टेशन इन लाइफ. तो मिस्टर बम्बल ने सलाह दी मिसेस सोवरबेरी को कि वो जो है ओलिवर को मीट न फीड करें. स्टिल एनरेज्ड ओलिवर किक्स एट द सेलर डोर. अभी भी गुस्से में होता है और जो रूम होता है जिस कोठरी में उसे बंद किया गया था उसके दरवाजे को दो जोर से किक करता है ओलिवर. सोवरबेरी रिटर्न्स होम. सोवरबेरी घर आता है, बीट्स ओलिवर. मिस्टर सोवरबेरी भी ओलिवर पे हाथ साफ करता है एंड लॉक्स हिम अप अगेन, और उसे लॉक कर देता है. ओलिवर्स रेज डिजॉल्व्स इनटू टीयर्स. ओलिवर का गुस्सा अब आंसुओं में बदल जाता है. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग ओलिवर रन्स अवे. दूसरी सुबह ओलिवर वहाँ से भाग जाता है. ऑन हिज वे आउट ऑफ टाउन ही पासेस द वर्क हाउस वेयर ही यूज्ड टू लिव. वहाँ से जाते टाइम वो वर्क हाउस के पास से गुजरता है जहाँ पे वो रहा करता था. एंड सीज एन ओल्ड फ्रेंड डिक इन द यार्ड. और अपने पुराने दोस्त डिक को वहाँ पे देखता है. डिक वॉज नॉट टू टेल एनीवन अबाउट ओलिवर्स फ्लाइट. डिक उसे वादा करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा ओलिवर के भागने के बारे में. एंड बिड्स हिम अ वार्म फेयरवेल. नो रशेस टू फैच मिस्टर बम्बल, sobbing so that his injuries from his confrontation with Oliver appear much worse than they are. Oliver decides to walk the 70 miles to London. Oliver decide करता है 70 miles चलने का. Hunger, cold and fatigue weaken him over the next 7 days. 7 दिन तक जो है भूख के मारे, कोल्ड के कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है. इन वन विलेज साइंस वार्न दैट बेगर्स विल बी थ्रोन इन जेल. वहाँ पे वार्निंग लिख रखी थी कि बेगर्स को जेल में डाल दिया जाए. फाइनली ओलिवर लिम्प्स इनटू अ स्मॉल टाउन जस्ट आउटसाइड लंडन एंड कोलैप्सेस इन अ डोरवे. He is approached by a boy about his own age named Jack Dawkins. उसे एक लड़का मिलता है वहाँ पे जिसका नाम होता है जैक डॉकिंस, who dresses and acts like a grown man. जो कि ड्रेस भी बड़ों की तरह पहनता है और एक्ट भी बड़ों की तरह करता है. जैक परचेजेस अ लार्ज लंच फॉर ओलिवर. जैक ओलिवर के लिए लंच परचेज करता है एंड इन्फॉर्म्स हिम दैट ही नोज अ जेंटलमैन इन लंडन हु विल लेट ओलिवर स्टे इन हिज होम फॉर फ्री. कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है टाउन के अंदर, लंदन के अंदर, जो कि उसे फ्री में अपने घर पे रहने देगा. ओलिवर लर्न्स दैट जैक्स निकनेम इज द आर्टफुल डॉजर. ओलिवर को पता चलता है कि जैक का निकनेम क्या है, द आर्टफुल डॉजर. ही गेसेस फ्रॉम द डॉजर्स अपीयरेंस दैट हिज वे ऑफ लाइफ इज इमोरल. उसे डॉजर की अपीयरेंस से पता लगता है कि उसके रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल इमोरल है. ही प्लान्स टू
ingratiate himself with the gentleman in London and then end all association with Jack. That night, the Dodger takes Oliver to a squalid London neighborhood. At a dilapidated house, the Dodger calls out a password and a man allows them to enter. The Dodger conducts Oliver into a filthy black back room where an old shriveled Jew named Fagin and some boys are having supper. Silk handkerchiefs hang everywhere. The boys smoke pipes and drink liquor, although none appear older than the Dodger. Oliver takes a share of the dinner and sinks into a deep sleep. Analysis of chapter 5 to 8. No Claypole's relationship with Oliver illustrates Victorian England's obsession with class distinctions. The son of destitute parents, No is accustomed to the disdain of those who are better off than he. Thus, he is relieved to have Oliver nearby, since as an orphan, Oliver is even worse off than he is. Dickens characterizes No's cowardice and bullying as the same amiable qualities that are developed in the finest lord. Dickens shows that class snobbery is a universal quality, characteristic of the lowest as well as the highest strata of society. Moreover, snobbish behavior seems a component of class insecurity. The poor mercilessly taunt those who are poorer than they, out of an anxious desire to distinguish themselves from those who are even worse off in life. In protesting the parish's treatment of Oliver, Dickens criticizes the Victorian characterization of the poor as naturally immoral, criminal, and filthy. His principal character, Oliver, after all, is virtuous, good, and innocent. Although we might expect a criticism of the popular conception of the lower classes to describe many lower class characters who are essentially good, honest, and hardworking, Dickens does not paint such a simplistic picture. The character of No, for example, exhibits the same stereotypes that Dickens satirizes in the first several chapters. No, the son of a drunkard, seems to have inherited all of the unpleasant traits that his father presumably has. Big, greedy, cowardly, ugly, and dirty. No is the quintessential Victorian stereotype of the good for nothing poor man. Part of Dickens' motivation for writing Oliver Twist was to expose the horrid conditions in which the lower classes were expected to live, and as a result, much of the narrative focuses on the sensationally disgusting setting in which the poor live their lives. At one point, Oliver and Sowerberry travel to a squalid section of town to retrieve a dead pauper's body. The neighborhood is full of shop fronts that are fast closed and mouldering away. The people of this neighborhood have apparently been left behind by the economic expansion of the Industrial Revolution, which was in full force at the time of Oliver Twist's publication. The bereaved husband's wife does not starve to death as a result of her natural laziness. She starves to death because of the economic realities of the society in which she lives. Oliver's attack on No is an important moment in the development of his character. Most of the time he is portrayed as sweet, docile, innocent, and naive, sometimes to the point of seeming somewhat dim. Indeed, it might seem that Dickens, in his fervent desire to exact
His Victorian audience's sympathy for the poor orphan exaggerates by making Oliver angelic. Oliver's fit of rage, however, makes him seem more passionate and human like an ordinary child. Oliver, raised in the workhouse, has never seen a functioning family except for the Sowerberrys, who are childless. His sense of familial love and duty is strong enough to compel him to violently come to his mother's defense. Dickens implies that loyalty to kin and the desire for the love of a family is an impulse with which children are born, not one that needs to be learned and nurtured. Oliver's trip to London parallels the migration of the poor to the urban centers of England during the Industrial Revolution. His hungry, exhausted condition is a result of the laws forbidding begging, and it leaves him vulnerable enough to accept the questionable charity of a band of thieves. Dickens clearly blames the crimes committed by the poor on the people who passed the ड्रैकोनियन पुअर लॉज. डिकन्स ने जिम्मेदार ठहराया जो पुअर लोग हैं वो क्राइम क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बेगिंग की जो है बेगिंग वहाँ पे फॉरबिडिंग था. तो लोग क्या क्या करते हैं, उनके पास में कोई चारा ही नहीं था, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, जबकि वहाँ इसके लिए वहाँ की लॉज जिम्मेदार थी. दस इन ऑर्डर टू सर्वाइव ओलिवर मस्ट एक्सेप्ट द एड ऑफ फागिन्स बैंड. तो अपने आप को जीवित रखने के लिए ओलिवर को एक्सेप्ट करनी पड़ी फागिन के बैंड की हेल्प. ओलिवर्स स्टे विथ फागिन्स बैंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रूली डोमेस्टिक एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ. Although Fagin's house is filthy and derelict, it contains a relatively idyllic dinner scene with plenty of food laid out in pewter dishes and no one to begrudge Oliver his full share of the food. Thank you.